जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम उत्तर भारत में स्थित श्रीनगर की बात करने जा रहे हैं। अगर आप श्रीनगर का ट्रिप बनाना चाह रहे हैं और आपके मन में काफी प्रश्न है कि हमको वहाँ होटल कैसे लेना है, कैसे हम वहाँ पहुंचे, अगर हम कपल्स हैं तो हमारा बजट कितना आएगा, अगर मैं बैचलर हूँ तो हमारा उसका कितना खर्चा आएगा, या फिर अगर मैं फैमिली के साथ जाता हूँ तो कैसे हमको प्लानिंग करनी चाहिए, कहाँ रुकनी चाहिए, खाने पीने का क्या कॉस्ट है, और हमको श्रीनगर के साथ साथ किन किन जगहों को कवर करना चाहिए, जिसमें शामिल है आपके गुलमर्ग, सोनमर्ग और कुछ यात्री हमारे पहलगाम भी कवर करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको इन सारी बातों को पॉइंट टू पॉइंट और आपको एक प्रॉपर रूटिंग के तहत गाइड करूंगा कि आपको श्रीनगर आप जाना चाहते हैं, गुलमर्ग जाना चाहते हैं या फिर सोनमर्ग जाना चाहते हैं तो हमको कैसे प्लानिंग करनी है, इन्हीं की आज मैं बात करने जा रहा हूं। तो बने रहिए दोस्तों मेरी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं, जिससे आपको श्रीनगर की यात्रा करने में काफी सहूलियत मिले और साथ ही साथ आपका बजट भी कम आ जाए। चलिए दोस्तों बात करते हैं हमको श्रीनगर पहुंचना कैसे है। दोस्तों श्रीनगर पहुंचने के लिए आपके पास तो 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो है दोस्तों बाई ट्रेन का। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो श्रीनगर में ही आपका रेलवे स्टेशन है, बट यहाँ पे जो आपकी ट्रेन आएगी वो आपकी डायरेक्ट जम्मू होते हुए नहीं आएगी, बट आपको बनिहाल से श्रीनगर के लिए ट्रेन मिल जाएगी। अब प्रश्न ये आता है कि हमको बनिहाल कैसे पहुंचना है। दोस्तों अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो जम्मू होते हुए आपको आना है उधमपुर। तो उधमपुर आप उतरिए और उधमपुर रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको बस वाले और टैक्सी वाले मिलेंगे। बस से आएंगे तो आपका खर्चा कम लगेगा, अप्रॉक्स आपका 100 रुपए के आसपास टिकट है। वहां से आप बनिहाल पहुंचिए और बनिहाल से आप ट्रेन की टिकट लीजिए, जो कि आपको हर आधे घंटे 1 घंटे में वहां पे आराम से ट्रेन फैसिलिटी मिलेगी और आप पहुंचिए श्रीनगर के रेलवे स्टेशन। तो ये तो था दोस्तों हमारा माध्यम कि हमको बाई ट्रेन अगर आना है तो हम कैसे श्रीनगर पहुंचे। हाँ, वो बात अलग है कि आपको थोड़ा सा बस का जर्नी करना पड़ा और वो है आपका उधमपुर से लेके बनिहाल तक का। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। दूसरा ऑप्शन दोस्तों आपका बाई बस। अगर आप बस से आना चाहते हैं, अगर सारी यात्रा आपकी बस ही है तो फिर आप दिल्ली से भी आपको डायरेक्ट श्रीनगर के लिए बस मिल जाएगी। अगर आप जम्मू से लेना चाहते हैं तो जम्मू से भी आपको मिल जाएगी, या फिर अगर आप वैष्णो देवी के दर्शन करके श्रीनगर घूमना चाहते हैं तो आपको कटरा से भी श्रीनगर के लिए डायरेक्ट बस फैसिलिटी मिल जाएगी। तो आप बस का भी चयन कर सकते हैं अगर आपका माध्यम बस है तो। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों वो है आपका फ्लाइट का। श्रीनगर में ही दोस्तों आपका एयरपोर्ट है, तो आप जिस भी शहर से, जिस भी राज्य से आ रहे हैं वहां से आप फ्लाइट लीजिए और आप श्रीनगर अराइवल कीजिए। चलिए दोस्तों ये तो थी बातें कि हमारा आने का साधन क्या था। हम अब श्रीनगर पहुंच चुके हैं। उसके बाद हमको श्रीनगर में कहां घूमना है, कहां हमको स्टे करना है, इसकी बात करते हैं। दोस्तों श्रीनगर में रुकने के आपके पास 2 बड़े बड़े पैमाने हैं। एक तो वो जो कि सबसे कॉमन है वो है प्राइवेट होटल्स। दोस्तों वहां पे आपको प्राइवेट होटल्स ढेर सारे देखने को मिल जाएंगे। कॉस्ट की अगर यहाँ पे बात की जाए तो आपका 1000 रुपए पर डे के हिसाब से चालू होता है और ये 5000, 6000, 10,000 तक के होटल आपको देखने को मिल जाएंगे। डिपेंड करता है कि आप कौन सा होटल लेना चाहते हैं। और दूसरा यहाँ पे जो ऑप्शन है ये है आपका हाउस बोट का। दोस्तों श्रीनगर में सबसे फेमस है डल झील यानी कि डल लेक। दोस्तों डल लेक में यहाँ पे हाउस बोट बना होता है, जो कि वहाँ पे एक छोटा सा हाउस होता है और उस डल झील के अंदर ही आपको एक शानदार अनुभव वाला ठहरने की व्यवस्था दी जाती है। तो आप चाहे तो हाउस बोट में ही रुकिए और मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप हाउस बोट में ही रुकिए। अगर यहाँ पे कॉस्ट की बात की जाए दोस्तों तो 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक इनका किराया रहता है। होटल में तो हम भारत के कई स्थानों पे तो रुकते ही हैं, तो आप हाउस बोट का एक बार जरूर आनंद उठाइएगा। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि हमको यहाँ पे खाने पीने का क्या व्यवस्था है। दोस्तों श्रीनगर में किसी भी तरीके की खाने पीने की समस्या नहीं है। अगर आप शाकाहारी हैं तो आपको शाकाहारी भोजन मिलेंगे, अगर आप मांसाहारी हैं तो आपको मांसाहारी भोजन भी मिल जाएंगे। यानी कि अगर आप श्रीनगर का ट्रिप बना रहे हैं तो चाहे आप श्रीनगर रहें, चाहे आप गुलमर्ग जाइए, चाहे आप सोनमर्ग जाइए, आपको दोनों प्रकार के यानी कि वेज और नॉन वेज दोनों ही आपको भोजन वहां व्यवस्था मिल जाएगी। अगर यहाँ पे मैं कॉस्ट की बात करूं तो आपको 150 रुपए से 200 रुपए पर पर्सन आपको थाली के हिसाब से दे दिया जाता है भोजन। तो आप इस तरीके से वहां खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि हमको श्रीनगर आना कब चाहिए, सबसे अच्छा और उचित समय कौन सा रहेगा। दोस्तों श्रीनगर आने के लिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मानसून को अवॉइड करिए, बाकी आप समर या फिर आप विंटर दोनों ही सीजन में आ सकते हैं। दोनों ही सीजन में आपको स्नो देखने को मिल जाएगी। हाँ, अगर आपको नवंबर से लेकर फरवरी तक का टाइम पीरियड चाहिए तो यहाँ पे आपको हैवी स्नोफॉल देखने को मिलेगा, जिसमें आपके घूमने का एक अलग ही अनुभव हो जाएगा और आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। तो अगर आप नवंबर से फरवरी वाले टाइम पीरियड पे आना चाहते हैं तो इसमें आ सकते हैं, अन्यथा आप मार्च से मई वाले टाइम पीरियड पे भी आ सकते हैं, जिसमें आपको स्नो तो मिलेगी, साथ ही साथ आपके होटल और खाने पीने के खर्चे भी थोड़े से कम हो जाएंगे। चलिए दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कि हमको अब श्रीनगर में कौन कौन से लोकल साइट सीइंग को कवर अप करना है और कितने दिन का हमको श्रीनगर में स्टे बनाना है। सर्वप्रथम तो यह कि श्रीनगर में आपको 2 दिन का स्टे बनाना है। पहले दिन तो आप स्टे करिए और वहां पे आसपास अगर शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप शॉपिंग करिए और उस दिन हाउस बोट में अपनी रात गुजारिए, क्योंकि आपको श्रीनगर आते आते हो सकता है दोपहर या फिर शाम हो जाए, तो उस दिन तो आप स्टे करिए। अगली सुबह उठकर ब्रेकफास्ट करके आप रवानगी लीजिए अपने लोकल साइट सीइंग की, जिसमें आपके लोकल साइट सीइंग में 5 से 6 पॉइंट हैं। उन सारे पॉइंट्स की मैं बात कर लेता हूं। वो है आपका मुगल गार्डन। दोस्तों मुगल गार्डन वहां पे जाइए, काफी बड़ा गार्डन है, वहां पे देखने को मिलेगा, जो कि मुगल शासन के दरमियान वहां बनवाया गया था। तो वहां जाइए,
फोटोशूट के पर्पज से भी आप वहां जा सकते हैं। काफी अच्छे अच्छे आपको नजारे देखने को वहां मिलेंगे। और दूसरा स्थान है दोस्तों आपका शालीमार बाग। दोस्तों शालीमार बाग यानी कि यहाँ पे आपको मिलेगा स्नो का भवंडर। दोस्तों यहाँ पे अगर आप विंटर के टाइम पे आते हैं तो आपको हैवी स्नोफॉल देखने को मिलेगी। अगर आप समर के समय पे आते हैं तो भी आपको भली भांति स्नो मिल जाएगी। तो आप शालीमार बाग में भी जाइए, वहां पे एंजॉय कीजिए, वहां पे स्नो आइस के वहां पे आनंद उठाइए और प्रस्थान कीजिए अपने अगले स्थान की तरफ, वो है आपका ट्यूलिप गार्डन। दोस्तों ट्यूलिप गार्डन में वहां पे 70 प्रकार के वहां पे आपको फूल मिलेंगे। वहां पे एक वैली ऑफ फ्लावर का गार्डन है जो कि आपको काफी शानदार अनुभव दिलाएगा। तो ट्यूलिप गार्डन जाना बिल्कुल मिस मत करिएगा, एक बार आप वहां जरूर विजिट करिएगा। 1 से 1.5 घंटा आप यहाँ स्पेंड करिए। फोटोशूट के पर्पज से ये भी स्थान काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। दोस्तों अगर आप शंकराचार्य टेम्पल जाना चाहते हैं तो आप शंकराचार्य मंदिर जा सकते हैं और वहां भी आप दर्शन कीजिए। और अगला स्थान है हमारा, वो है परी महल। दोस्तों परी महल श्रीनगर से करीब 12 किलोमीटर के आसपास पड़ जाता है। तो आप परी महल भी जाइए, वहां से आपको नजारा काफी अच्छा देखने को मिलेगा। ज्यादा बड़ा ये गार्डन तो नहीं है, लेकिन ये परी महल में आप फिर भी 1 घंटा बिताइए। यहाँ से आपको हिमालय पर्वत पे बर्फों की चादर से ढका हुआ एक नजारा देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ भी कुछ समय व्यतीत कीजिए और हम वापस आकर श्रीनगर के रूम पे स्टे करते हैं। तो ये तो था दोस्तों आपका 2 दिन की हमारा श्रीनगर में कंप्लीट हो गया। टोटल जर्नी जो रहेगी दोस्तों वो आपकी 5 दिन की रहेगी, लेकिन मैं 6वां दिन भी आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है अगर आप 6 दिन का प्लान बना रहे हैं तो। चलिए दोस्तों बात करते हैं डे नंबर 3 की। दोस्तों तीसरे दिन आपको प्रस्थान करना है सोनमर्ग की तरफ। दोस्तों सोनमर्ग श्रीनगर से 85 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और सोनमर्ग में आपको स्नो देखने को मिलेगा। अगर आप समर के समय पे जा रहे हैं तो सोनमर्ग को मिस बिल्कुल मत करिएगा। वहां पे स्लेज राइडिंग होती है, तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप स्लेज राइडिंग कर सकते हैं। आप वहां थाजीवास ग्लेशियर भी जा सकते हैं, जहां पे आपको बर्फ का एक काफी शानदार नजारा देखने को मिलेगा। और वहां पे आप सोनमर्ग में सुंदर सुंदर प्राकृतिक नजारों, सिंध वैली की वादियों का आप लुत्फ उठा सकते हैं और कुछ समय वहां भी आप स्पेंड करिए और वापस आप श्रीनगर आ जाइए। दोस्तों आगे हम अभी बात करेंगे कि हमको ये सारी चीज को कवर कैसे करना है, हम टैक्सी लें या बस लें या फिर हम पैकेज बुक कराएं। इन सारी चीजों को मैं क्लियर करूंगा अभी आगे वीडियो में। चलिए दोस्तों श्रीनगर हम पहुंच चुके हैं सोनमर्ग से वापस आकर। तो आप पुनः श्रीनगर में उस दिन स्टे करिए और चौथे दिन आप सुबह उठकर प्रस्थान करिए गुलमर्ग की तरफ। दोस्तों गुलमर्ग में आप चाहे तो स्टे कर सकते हैं या फिर आप वापस श्रीनगर में आके अपनी रात गुजार सकते हैं, लेकिन मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप गुलमर्ग में जरूर एक बार रात बिताइए, वहां का भी आपको नाइट एक्सपीरियंस होना जरूरी है। दोस्तों बात करते हैं गुलमर्ग की जो दूरी है श्रीनगर से, वो आपकी 52 किलोमीटर की पड़ जाती है और गुलमर्ग में आपको डेफिनेटली स्नो मिलेगा ही। आप किसी भी सीजन में जाइए, चाहे आप समर में जाइए चाहे आप विंटर में जाइए। विंटर में जाएंगे तो आपको स्नोफॉल देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप समर में जाएंगे तो आपको स्नो तो जरूर मिल जाएगा, जिसमें आप ढेर सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज कर सकते हैं। अगर आप एडवेंचर लवर हैं तो आपके लिए गुलमर्ग बहुत ही शानदार प्लेस है और यदि आप कपल हैं तो कपल्स के लिए भी ये जगह काफी ज्यादा सराहनीय है। दोस्तों यहाँ पे आप विभिन्न प्रकार के एडवेंचरस एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि आप स्नो मोबाइल कर सकते हैं। स्नो मोबाइल में दोस्तों आपका अलग अलग कॉस्ट रहता है। 1250 रुपए से स्टार्ट होके ये रेट आपका 4000 तक के जाता है। डिपेंड करता है कि आप कितने देर के लिए राइडिंग कर रहे हैं और आप किस पॉइंट पे जाना चाहते हैं। वहां पे अलग अलग पॉइंट बने हुए हैं, तो आपका अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग वहां पे रेट है। और दूसरा यहाँ पे आप दोस्तों स्कीइंग करना चाहते हैं तो स्कीइंग भी कर सकते हैं। इसका रेट दोस्तों आपका 400 से 500 रुपए पर पर्सन के हिसाब से पड़ता है। और स्नो बोर्डिंग की भी यहाँ पे व्यवस्था है, तो स्नो बोर्डिंग भी आप कर सकते हैं। और सबसे फेमस है दोस्तों वो है आपका रोपवे का सफर। दोस्तों गुलमर्ग में आपको रोपवे का सफर जरूर तय करना है, जो कि गुलमर्ग से आपको रोपवे बैठना है और आपको गुलमर्ग से कांगडोर, इसकी जो दूरी है ये 3 किलोमीटर की है, तो आपको रोपवे से ये 3 किलोमीटर का सफर तय कराएगा। और इसका जो कॉस्ट है दोस्तों पर पर्सन वो आपका 750 रुपए पड़ जाता है दोनों ही ट्रिप का, यानी कि जाना और वापस आने का राउंड ट्रिप का 750 रुपीज पड़ जाता है। इसकी आप ऑनलाइन बुकिंग करवा लीजिए, इस वेबसाइट में जाके आप अपनी टिकट निकलवा लीजिए या फिर चाहे तो आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं। तो दोस्तों आप रोपवे का भी एक बार जरूर आनंद उठाइए, काफी शानदार आपको वहां से नजारा देखने को मिलेगा। श्रीनगर, गुलमर्ग और तथा आपके हिमालय पर्वत का, नांगा पर्वत, ये सारी चीज का आपको नजारा काफी सुंदर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये सारी जगह कवर करके आप गुलमर्ग में रात में स्टे कर लीजिए या फिर चाहे तो आप वापस श्रीनगर में भी आके रुक सकते हैं। दोस्तों जनरली यहाँ पे 4 दिन का आपका प्लान बना और 5वें दिन दोस्तों आप रवानगी ले लीजिए, जहां से भी आपकी ट्रेन हो, चाहे आपकी उधमपुर से ट्रेन हो चाहे आपकी जम्मू तवी से हो। तो दोस्तों 5 दिन का ये आइटनरी जो है ये आपके लिए पर्याप्त है। लेकिन कुछ टूरिस्ट अगर पहलगाम भी जाना चाहते हैं, पहलगाम भी वहां पे ब्यूटी ऑफ नेचर उसको कहा जाता है कि अगर आप पहलगाम में भी कवर करना चाहते हैं और अगर आप अमरनाथ यात्रा के टाइम पीरियड में जा रहे हैं तो फिर वहां पे आपको बेस कैंप पे भी काफी ज्यादा फैसिलिटी मिलेगी। वहां पे आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं, तो ये सारी चीज भी आप कर सकते हैं अगर आप पहलगाम जाते हैं तो दोस्तों ये तो था आपका टोटल दिन कितना लगेगा और हमको कैसे श्रीनगर को एक्सप्लोर करना है। अब बात करते हैं कि हमारा साधन क्या होगा या फिर अगर मैं पैकेज बुक कराऊं तो हमारा पैकेज का कॉस्ट कितना पड़ जाएगा। तो दोस्तों साधन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये दोस्तों कि अगर आप बस या फिर टैक्सी से कवर करना चाहते हैं
दोस्तों आपको वहां पे जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट की बस मिल जाएगी, तो आप बस से भी ये सारी चीज को कवर कर सकते हैं, जिसमें आपका काफी कम बजट आएगा। और दूसरा ये कि वहां पे आप टैक्सी कर सकते हैं। अगर आप बैचलर हैं, 3-4 पर्सन है या 5 पर्सन है, तो आप टैक्सी हायर कर लीजिए और टैक्सी वाला आपको इन सारी जगहों में घुमाने के लिए 3500, 4000, 5000 रुपए लेगा और इन सारी जगहों को घुमाकर आपको वापस श्रीनगर पे ड्रॉप कर देगा। इस फेयर में वो ना तो आपके किसी होटल के खर्चे, ना आपके खाने पीने के खर्चे और किसी भी जगह का एंट्री फीस इंक्लूड नहीं रहेगा। और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, वो है आपका पैकेज का। अगर आप कपल्स हैं और आप पैकेज कराना चाहते हैं, तो आपके लिए जो कॉस्ट पड़ेगा वो आपका पड़ेगा 20,000 से 25,000 के आसपास, जिसमें आपके सारे प्लेसेस कवर हो जाएंगे और उस पैकेज में आपका शामिल रहेगा आपके होटल के खर्चे, आपके खाने पीने के खर्चे, आपके ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे, ये सारी चीजें इंक्लूड रहेंगी। यहाँ पे आपके बस ट्रेन और फ्लाइट की टिकट ऐड नहीं रहेगी, आप जिस भी साधन से आ रहे हैं वो यहाँ पे ऐड नहीं रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे हमको पर्सनल खर्चा कितना आ जाएगा पर हेड के हिसाब से। अगर आप कपल्स नहीं है, अगर आप फैमिली है और आप टैक्सी बुक करा के या फिर बस के माध्यम से घूमते हैं